हमारे S-400 जो रशिया का लिया हुआ सिक्योरिटी सिस्टम है उसने उसको ध्वस्त कर दिया। हम राफेल लेंगे, हम आपका कूड़ा कच्चा कैसा लेंगे? जिस प्लेन के लिए हम हामी भर के आए हैं, कहा कि ये कबाड़ा है भाई, ये पायलटों का लिए आत्महत्या जैसा है, सुइसाइडल है। हर टाइम झूठ बोल रहे हैं। आतंकी वहां गए, वहां लोग आते ही नहीं थे, झूठ बोला। हमने पूरी सिक्योरिटी थी, झूठ बोला। हमारे पास इंटेल था, इसके बारे में नहीं था, ये झूठ बोला। भारत ने इतना ट्रम्प साहब के साथ मोदी जी की दोस्ती थी, लेकिन रगड़ दिया उसने हमको टैक्सेशन। चलो झूठे ही सही, लेकिन उनके साथ अजरबैजान खड़ा हुआ, उनके साथ टर्की खड़ा हुआ। मुझे मेरे प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का अधिकार है। मैं मेरे अभिभावक को नहीं पूछूंगा, केयरटेकर को नहीं पूछूंगा, जो मेरा भाग्य विधाता है उसको नहीं पूछूंगा, तो किसको पूछूंगा कि ये लोग पहलगाम आए थे? कि जो साइबर अटैक हुआ था उसमें 5-6 देश शामिल थे। मलेशिया भी था उसमें पाकिस्तान तो था ही, बांग्लादेश भी था, और भी कई सारे मुल्क थे। और भक्त तुर्की के सेब के बायकाट पर लगे हैं। जब संकट की घड़ी आई तो G20 में से एक देश आपके साथ नहीं, G7 में से एक देश आपके साथ, जो अपना ट्रेडिशनल सपोर्टर था रशिया, उसके तरफ से कोई वक्तव्य नहीं। चाइना ने कैटेगरिकली कहा कि यदि पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध करेगा तो हम पाकिस्तान के साथ। हर जगह इवेंट करते हैं, ये मौत की जो हम जो अंतिम संस्कार करते हैं, उस लाशों पे भी ये अपनी रोटी सेकना जानते। मोदी जी ने ये जो न्यूज चैनल, मतलब ये जो पाल के रखे हैं, जो गोदी मीडिया हमको बोलते, उनने जो लोगों को बताया कि हम इस्लामाबाद पहुंच गए, हमने कराची ध्वस्त कर दिया, हमने उनके सेना नायक को अरेस्ट कर लिया। अब लोग पूछ रहे बीजेपी को कि शायद चाइना भी अब ये सोचता है कि लगे हाथों मैं भी गंगा में स्नान कर लूं और हिंदुस्तान के ऊपर बम गोले बरसा के कुछ ना कुछ जो लोअर तिब्बत जिसको कहते हैं, साउथ तिब्बत कहते हैं, उसको हासिल कर दूं। चाइना के इरादे मुझे बिल्कुल भी नेक नजर नहीं आते, बल्कि वो ज्यादा बेईमान नजर आ रहा है। और कुछ एक्सपर्ट्स ने तो कह भी दिया है कि आप अपना ध्यान पाकिस्तान से मतलब है, लेकिन आप चीन की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपनी तैयारी जो करनी है, मिलिट्री प्रिपरेशन जो करनी है, चीन को ध्यान में रख के करो, किसी और को नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अच्छी बात है, भारत ये भी मान रहा है कि S-400 पाकिस्तान ने तबाह किया था। राफेल का तो वो पहले ही मान चुके हैं। दूसरी बात ये है कि दोस्तों उन्हें ये पता है कि वो पूरी दुनिया में अकेले पड़ चुके हैं। ना ही अमेरिका और ना ही दोस्तों रशिया, दुनिया का कोई एक मुल्क भी नहीं है जो भारत के साथ खड़ा हो। जो उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया था, सभी मुल्क दोस्तों पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं। और ये ऐसा कर रहे हैं कि अब ये छोटी छोटी टीमें बना रहे हैं जिनमें ये मुसलमानों को भी ऐड करेंगे। और दोस्तों पूरी दुनिया में अपना नैरेटिव फैलाने के लिए ये हर मुल्क में अपने बंदे भेज रहे हैं। इन्हें काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को भी ऐसा करना पड़ेगा। और दोस्तों पाकिस्तान के पास तो काफी सारे इनके सबूत भी हैं। इनके वजीर खारजा के जो सेक्रेटरी है वो कह रहे हैं कि पहलगाम की अभी भी तहकीकात चल रही है, तो अपने पाकिस्तान पर किस बेसिस पर हमला किया, ये एक पॉइंट हो गया। और दोस्तों दूसरी ये बात है कि पाकिस्तान इनके जो बलोचिस्तान में ये हमले करवाते हैं, पाकिस्तान जाफर एक्सप्रेस का जिक्र कर सकता है। और उसके अलावा इन्होंने जो मसाजिद पर दोस्तों बच्चों को शहीद किया है, पाकिस्तान उनकी तस्वीरें लेकर जहाँ पर ये जाएं, आप अपना डेलीगेशन भी वहाँ पर भेज दें। और दोस्तों इनके बिल्कुल शाना बिछाना आपको भेजना पड़ेगा। अगर ये सऊदी अरब जाते हैं तो आपको सऊदी अरब अपना डेलीगेशन भेजना पड़ेगा। आप बिल्कुल इनके सारे सबूत इकट्ठा करके लेके जाइए। अगर ये अमेरिका भेजते हैं तो आप भी अमेरिका जाइए। यानी हमारी हुकूमत को इन्हें इस मैदान में भी हराना होगा। ये दोस्तों पता चल चुका है कि ये लड़ नहीं सकते, मैदान में नहीं लड़ सकते, और उन्होंने अभी ये काम शुरू कर दिया है। और हमारी हुकूमत भी बेशक इसमें पूरी नजर रखी होगी और इसका जवाब दोस्तों हमारी हुकूमत भी इन्हें करारा देने वाली है। जो ये अभी करने वाले हैं, ये मुसलमानों को ऐड करने वाले हैं ताकि मुसलमान जाएं और पता चले यहाँ पर भारत में मुसलमान इकट्ठा रहते हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वहाँ पर जो लिंचिंग होती है गौ के नाम पर, दोस्तों गाय के नाम पर लिंचिंग होती है, लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों के अकीदे को गलत बताया जाता है। और इनका तो दोस्तों एक बंदा है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलेआम बेहुरमती करता है। इनकी नुपुर शर्मा है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताख है, और वो भी अभी भी भारत में मौजूद है। तो ये लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को ये सारा डेटा इकट्ठा करना होगा और उनके लिए इनके खिलाफ उससे भी मजबूत नैरेटिव बनाना होगा। और दोस्तों इस मैदान में भी हमें इन्हें मुंह का बल गिराना है। पूरी दुनिया इनके साथ खड़ी नहीं है। यहाँ तक कि जिस फ्रांस से ये तैयारी ले रहे थे, जिस रूस पर ये डिपेंडेंट थे, वो भी इनके साथ खड़े नहीं हुए। तो दोस्तों हमारी जीत हुई है और ये जले हुए हैं। आगे भी आपको सुनाता हूँ, मुलाजा करें, लेकिन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। हालात कुछ इतने खराब हो गए कि 11 वर्षों के बाद पहली बार मोदी जी को विपक्ष की याद आई कि विपक्ष नाम की कोई चीज है हिंदुस्तान में, और कहा कि अब एमपीज की टीमें भेजी जाएंगी अलग अलग देशों में और खित्तों में, जहां पर वो जाके फॉर्मलाइज हुई थी। 1947 से 20 साल पहले उस नीति को उन्होंने फॉर्मलाइज कर लिया था। और जब भी हमें ट्रबल होती है हम घूम फिर के फिर नेहरू की नीति पर आ जाते हैं।
11 साल बाद इन्हें समझ आया कि भाई वो पपिया झपिया की राजनीति नहीं चलती है, कूटनीति नहीं चलती है, वहां पर देशों के हित होते हैं। लेकिन आप भूल गए और आपने सोचा कि मैं एक नई पारी लिखने जा रहा हूं, मैं नया आयाम, नई डायमेंशन लिखने जा रहा हूं और मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, बाकी सारे मेरे से पहले बेवकूफ थे। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है साहब, ये समय है जो इंसान को ठोकर भी मारता है और इंसान लौट के फिर वहीं आता है, नहीं यार मेरे जो पहले बुजुर्ग थे ना, पहले पूर्वज थे, कि भैया जहां पे वादा जीने मरने का हुआ करता था कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका एक दूसरे के ऊपर कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन जब बात हुई तो ये तीनों अलग होके चले गए और हिंदुस्तान अलग खड़ा रह गया। वहां गई वो G20 की सारी जफियां, जहां पे हिंदुस्तान में करोड़ों अरबों रुपए उनके ऊपर लगा दिए गए और उनको शानदार भोजन भी खिलाए गए, उनको पूरी की पूरी आवभगत की गई। कहाँ गई वो G7 की, जहां पे मोदी जी स्पेशल इनवाइटी रहते हैं और अमीर देशों के साथ बैठ के कि भारत के बिना काम नहीं चल सकता। कहाँ गए वो सारी जफियां और कहाँ गए वो झूले जो साबरमती के तट पर खिलाए खिलाए थे उनको। मुझे लगता है कि सब कुछ फेल हुआ, किसी ने साथ नहीं दिया, कोई भारत के समर्थन में एक वॉइस कहीं से निकल कर नहीं आई, कूटनीति में अकेला पड़ता भारत। और उसके बाद अमेरिका हो, गल्फ हो, यूरोपियन यूनियन हो, चाइना हो, रशिया भी दूर खड़ा हाथ सेक रहा था। तो ये सब के सब दूर बैठे हुए थे। वो मोदी जी जिनको F-15 फाइटर का एस्कॉर्ट मिलता है सऊदी में प्रिंस सलमान के द्वारा, यहां पर कुछ बोलते नजर नहीं आए और वो सारे पाकिस्तान के साथ नजर आते हैं। और अमेरिका तो आज नॉन रूप से भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। सिर्फ बात इतनी सी नहीं थी कि हमारे लोगों को हथकड़ियों में भेजा, हमारे हाथ कोई किसी देश का मुखिया नहीं बोल रहा है, बल्कि लग रहा है कि वो कोई गैंग काम कर रहा है और उसी रूप में और यहाँ से जवाब क्या मिल रहा है उनको? ऑफिशियली कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। जो भी हो रहा है वो सूत्रों के हवाले से हो रहा है। और आप कर क्या रहे हैं? आप तुर्की से संबंध तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप अजरबैजान से संबंध तोड़ने की बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ट्रंप साहब आपके साथ जो कुछ कर रहे हैं उसके बदले में या उसके जवाब में अपनी ओर से आप कुछ करते हुए साफ साफ नहीं दिखते हैं। लेकिन आप तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ तलवार खींच लेते हैं। आपको लगता है कि हम इनको डरा करके, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। लेकिन जो आपके मित्र हैं जिनके लिए आप वोट मांग रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार, यह भी भारत ने पहली बार देखा कि भारत का कोई प्रधानमंत्री किसी देश में जाकर के उस देश के किसी नेता के पक्ष में चुनाव वोट मांग रहा हो, उनके दोबारा उनके राष्ट्रपति बनने की कामना कर रहा हो। तो यह जो एग्जैगरेशन था, मुझे लगता है कि वहां जाकर के हम लोगों को देखना चाहिए कि आप चीजों को हकीकत से अलग ले जाते हैं जब, तो ऐसे ही विडंबनाएं सामने आती हैं कि जब वह व्यक्ति लगातार, पहले उन्होंने क्या कहा कि ये एक दूसरे के खिलाफ टिट फॉर टैट कर रहे हैं, जैसे को तैसा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को उन्होंने एक ही तराजू के, भारत पाकिस्तान को एक ही तराजू के पलड़े पर डाल दिया, यह दिखाने के लिए कि तुम दोनों एक ही तरह के हो। और अजरबैजान क्या है वो क्लियर किया। अच्छा, और ये भी कौन सी डिप्लोमेसी है कि अगर किसी राष्ट्र ने किसी राष्ट्र को हथियार दे दिए, चाइना ने भी तो पाकिस्तान को दिए हथियार, आप हटाइए उनको, चाइना के माल का बायकॉट करिए, नहीं कर सकते। क्योंकि ये तो जो इंटरनेशनल वर्ल्ड अब इस समय जो है, उसमें एक दूसरे से व्यवस्था करनी पड़ेगी। कल हमसे कोई राष्ट्र नाराज हो जाए कि साहब वो तो साहब आपने S-400 रूस से ले लिया था तो रूस का सामान अब हम अपने यहाँ देश में, ऐसा थोड़ी होता। भाई वार इज नाउ एन इंडस्ट्री। हम वेपन भेजने का धंधा करते हैं, जिसको जरूरत होती है हमसे ले जाए। हमारा समर्थन करना, विरोध करना इस पर डिपेंड करता है कि हम वक्त पर किसके साथ खड़े। ब्रिक्स देशों ने पूरी एक नीति बनाई थी कि हम एक अलग मुद्रा अपनी बनाएंगे और लगभग तय हो गया था कि ब्रिक्स की एक अलग मुद्रा होगी। ट्रंप साहब ने एक डांट लगाई कि ब्रिक्स की कोई मुद्दा नहीं बनेगी और बनेगी तो ठीक नहीं है, आप पीछे हट दिए। तो फिर बाकी जो
चाइना और ब्राजील हम आपका साथ क्यों दें? क्या उनको मालूम है कि आप ट्रम्प के इशारे पर ही नाचे? अभी मैं देख रहा था, रोज अखबारों में छप रहा है कि साहब वो तुर्की को हमने उनका सामान लेना बंद कर दिया, जो हमारे एयरपोर्ट्स पर जो हैंडलिंग की कंपनी थी उसको काम देना बंद कर। ठीक है, ये तो इस तरह का अगर आप करेंगे तो आपको बहुत से दुनिया के देशों का काम बंद करना पड़ेगा। वो आपने आपने अपनी सुविधा के लिए है, आपने कोई टर्की को ओब्लाइज नहीं किया था उस माध्यम से। दे वर डूइंग वेल। अगर मान लीजिए किसी इलाके का सेव अच्छा है तो आप उसकी मदद नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि ये सेव हमारे यहाँ बिकेगा तब आप खरीद लें। तो ये जो एक परंपरा शुरू हुई है कि हम उस देश से व्यापार बंद कर देंगे और गंदा। और अब जिस विपक्ष को युद्ध के पहलगाम की घटना के बाद जब ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री उसमें नहीं गए, उस विपक्ष को शामिल कर रहे हैं कि चलो तो हमारा बैंड बाजे के साथ दुनिया में प्रचार करो कि हमने क्या क्या काम किया। डिप्लोमेसी प्रचार से नहीं आती, डिप्लोमेसी दिखाई पड़ती है कि आप किसके साथ है, आपके साथ कौन कौन है। तो अब तो क्लियर हो गया कि आपके साथ अमेरिका भी नहीं है। अमेरिका अडानी और अंबानी के साथ है। अंबानी को देखिए उन्होंने कतर में बुलाया, अडानी साहब का के लिए अडानी के अफसरों और ट्रम्प के अफसरों में बात चल रही है। और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि अडानी को कुछ ना हो जाए, मेरा तोता, राजा के तोते में जान बच रही हुई है, ये बात सही अब लगने लगे तो उस तोते को बचाने में लगे हुए हैं। कहे कि वो चाइना से आप नहीं जुड़ रहे। अगर आपकी हिम्मत है कहिए भाई चाइना ने खुलेआम साथ दिया, टर्की और ये सब तो छोटे मुल्क है। चाइना तो कहा ना कि हम संप्रभुता की रक्षा करेंगे, उसके माल का बाइकाट करिए, आपका पूरा मार्केट बैठ जाएगा। क्योंकि हर सामान से चाइना से रॉ मटेरियल आ रहा है, हर मोबाइल का जो पार्ट्स है सब चाइना से आप लेकर के यहाँ असेंबल कर रहे हैं। और ये जो एक नया काम किया गया है कि विपक्ष, अच्छा विपक्ष को बताया भी नहीं गया कि भाई अब ये दबाव बन रहा है अंतरराष्ट्रीय, तो हम इसको सोचते हैं युद्ध विराम कर दें। तब आप विपक्ष को ठेंगा दिखाते हैं और ठेंगा अभी भी दिखा रहे हैं। 4 लोगों के नाम जो कांग्रेस पार्टी ने दिए, कहीं इनको हम नहीं रखते। तो ये कैसे होगा कि आप हमारे ऑफिस का रिप्रेजेंटेटिव, हम ये कहें कि दिनेश बोहरा जी एक हम संगठन बनाना चाहते हैं यूट्यूबर्स का, आप अपने यहाँ से नाम दे दीजिए। तो आप जो 4 नाम दे उसका जब ये नहीं लेंगे, इन 2 को हम रख लेंगे, तो आप क्यों हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे? और वो आपने शशि थरूर को भी फंसा दिया है और कांग्रेस को भी एक विचित्र स्थिति में डाल दिया कि अब अगर वो मना करे तो कहीं देखा तो सरकार के साथ रहना ये ठीक है, लेकिन सरकार की बात अगर देश हित के साथ नहीं जा रही है तो सरकार की बात सरकार की पैरवी करना ये मुझे लगता है कि गलत होगा। जहां पैरवी करने की जरूरत है वहां पर हमने करनी चाहिए। उस दृष्टि से इस डेलीगेशंस की और हम अगर देखें और दुनिया में सारे जाए और दुनिया में भारत का टेररिज्म के ऊपर भारत का जो स्टांस है उसकी बात दुनिया के सामने रखे तो मुझे लगता है उसमें कोई हार्म नहीं, अच्छी बात है। सरकार ने इनको मौका दिया है और उस मौके को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। दोनों को अपनी अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसीज को सर्व करने का ये मौका है और उन्होंने वो सही थे, वो सारे बेवकूफ नहीं हो सकते थे। हेमंत कुमार जी। दिनेश जी, ये जो कुछ मोदी जी ने इस दौर में किया है उसमें साफ साफ एक बात है कि इनकी पूरी रणनीति का फालूदा बना दिया ट्रंप ने। आप बताइए कि जिस पर मैंने पहले भी कहा कि आप इनके लिए आप वोट मांगे, आपने इनको अपना मित्र बताया, लेकिन वो ट्रंप कतर में खड़े होकर क्या कह रहे थे? वह वहाँ के बादशाह को अपना मित्र बता रहे थे, कह रहे थे कि मैं तो तब से इनका मित्र हूँ जब मैं राष्ट्रपति बनने की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। तो देखिए, वो कुछ ऐसा नहीं है कि वो पागलपन में कुछ ऐसा अंड-बंड बोल रहे हैं, बल्कि वो बिल्कुल ये एक रणनीति के तहत इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन खाड़ी के देशों को
अपने साथ उनको लेना है, वहाँ अपनी बिजनेस जमानी है, और उन तमाम लोगों को ये खुश करना है कि हम आपके साथ हैं। और खाड़ी के देशों ने भी ये दिखाया कि वो इस मसले पर वो पाकिस्तान के साथ है। तो आपको ट्रम्प साहब पहले दिन से पहले उन्होंने कहा कि इनके पचड़े में हमको नहीं पड़ना है, फिर उसके बाद कहा कि ये टिट फॉर टैट है, फिर उसके बाद उन्होंने सीज फायर अनाउंस किया अपनी ओर से, फिर उसके बाद कहा कि हमने इनको कहा है कि चलो ये झगड़े बंद करो, व्यापार करो। मार्कोस को इन्होंने क्या अपने उनके जो विदेश मंत्री हैं उनको बताया कि अरे इन लोगों को बुलाओ और चलो इनको डिनर पर भेजो। क्या मजाक बना रखा है ट्रम्प साहब ने इनका कि जो भारत एक तरह से आज जो आप कह रहे हैं कि हमारे लोग जाएंगे और मुख्तलिफ देशों में जाकर के बताएंगे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए क्या किया है, लेकिन आपके मित्र ने आपके लिए एक ऐसा पूरा परसेप्शन दुनिया के सामने रख दिया कि ये दोनों जो है झगड़ालू बिल्ली है और इनका झगड़ा हम शांत करवा रहे हैं और आपको कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। अब कह रहे यार जाओ डिनर करो और शांत हो जाओ। तो ये है इनकी कूटनीति। और हमने ये सही बात है कि दुनिया में आप इस तरह से कोई किसी को झूले झूला करके, किसी को झप्पिया दे करके, किसी को गले लगा करके कूटनीति आगे नहीं बढ़ा सकते। आपको देश का हित सामने रख करके और चीज़ों का निर्णय लेना पड़ता है उन चीज़ों पर। लेकिन आपके सामने अपने कारोबारी मित्रों का हित सब सर्वोपरि है और यही वजह है कि आप कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हैं, आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं। आप ठीक ही जब इस दौरान में ये कहा गया कि ये आसान नहीं होता है इंदिरा गांधी होना, तो जो जवाब निक्सन को इंदिरा गांधी ने दिया था, क्या वो जवाब आज की तारीख में आप उम्मीद कर सकते हैं कि देंगे? तो ये तो बिल्कुल असंभव सा लग रहा है। तो ये मोदी जी की कूटनीतिक हार है और अभी उनको विपक्ष याद आ रहा है। उसमें सही विवेक जी की बात से मैं सहमत हूँ कि क्या कोई जिस तरह से चुनाव वो कर रहे हैं लोगों का कि आप लिस्ट कोई पार्टी अगर दे रही है और उसमें करेगी नहीं ये इनको लेंगे उनको नहीं लेंगे, तो क्या इसमें भी कुछ ये पर्दे के पीछे कुछ डील होने वाला है? जिन लोगों के नाम उसमें है ऐसे लोगों को देख करके, तो आपकी मंशा अगर साफ नहीं है तो देश के भीतर जो आप कुछ कर रहे हैं और देश के बाहर जो आप कुछ कर रहे हैं, देश के भीतर भी साफ पूरी दुनिया देख रही है कि देश में आपके लोग क्या कर रहे हैं, वोट को किस तरह से दखल देना पड़ रहा है। और उधर आप विदेशी मोर्चे पर जिस तरह से आप विफल हुए हैं उसमें आपके सामने एक ही अस्त्र बचा हुआ है कि आप विपक्ष के लोगों को भेज करके और उन चीज़ों को अपने पक्ष में फाइन ट्यून करने की कोशिश करें। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे बहुत कुछ बात बनेगी, क्योंकि आपको अपनी मंशा को बहुत साफ करना पड़ेगा। अन्यथा एक ही वो कहते हैं ना कि गाल बजाना और हंसना और गाल बजाना एक साथ नहीं हो सकता है। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता है। चाहे तो आप हंसें या गाल फुलाएं, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। इसलिए मोदी जी को तय करना पड़ेगा क्या सचमुच आप विपक्ष को साथ लेकर के इस गंभीर मसले पर काम करना चाहते हैं। आप उन दुनिया के उन देशों को अपनी हकीकत बताना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं हैं, हम आतंकवाद झेल रहे हैं, हम आतंकवाद के निर्यातक नहीं हैं। तो इन चीज़ों को के बारे में मुझे लगता है कि अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए मोदी जी को थोड़ा और मंशा अपनी साफ करनी पड़ेगी। जी सुरेंद्र दुबे जी, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जिस ढंग की तल्खियां इस समय भारत के खिलाफ कई मुल्कों में नजर आ रही हैं, चाइना उनमें से एक है, और खुदा ना खास्ता अगर छोटा कॉन्फ्लिक्ट एक और हो गया, मुझे पूरा विश्वास है कि चाइना खुलकर इंडिया के खिलाफ आ जाएगा, वॉर करेगा और वो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में अटैक कर सकता है। और ये अभी जो 50,000 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च करने की बात की गई है अपग्रेडेशन की, अपने आर्म्स एंड बारूदों को साथ में इकट्ठा करने की, मुझे लगता है कि टू फ्रंट वॉर इज ए रियल टाइम पॉसिबिलिटी, क्योंकि